नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर तक हम भाषा के विविध रूप प्रश्न पत्र क्रमांक 11 इसके संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और इसके पहले भाषा के विविध रूप में से पहला रूप बोली और दूसरा जो है परिनिष्ठित भाषा, इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा आपके साथ की है। अब इस लेक्चर में मैं आपको भाषा के विविध रूप का तीसरा जो रूप है राजभाषा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखूंगा और आपको राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा, बोली के भीतर क्या अंतर होता है ये बातें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको राजभाषा इस शब्द के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। राजभाषा शब्द का शब्दशः अर्थ है कि जो भाषा राजकीय कामकाज में इस्तेमाल की जाती है, जो भाषा राजकाज की भाषा है, जो भाषा प्रशासन की भाषा है, जिसके माध्यम से कार्यालयीन कामकाज चलता है, वो भाषा राजभाषा है। तो इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट है कि राजभाषा मतलब कायदे कानून की, प्रशासन की, कार्यालय की भाषा, उसको हम कह सकते हैं। लेकिन और एक बात हमें राजभाषा के बारे में जाननी जरूरी लगती है, जो विशेषता भारत के संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि आज केंद्र सरकार की राजकीय या प्रशासन की भाषा जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी है। तो आपके दिमाग में या हमारे दिमाग में ये प्रश्न आना जरूरी है कि भारत की अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, तो हिंदी के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा कार्यालयों में अंग्रेजी का भी प्रयोग किस प्रकार से क्यों किया जाता है। तो इसके बारे में जो थोड़ा सा इतिहास है, मैं थोड़ा सा आपको बताना मुझे प्रासंगिक लगता है और उसके आधार पर हम समझेंगे कि राजभाषा और आज हिंदी के साथ जो अंग्रेजी भाषा जो काम कर रही है, उसके पीछे की वजह क्या है। देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको आज से 70 साल पीछे आज़ादी के समय तक मैं थोड़ा सा लेके जाता हूँ। आप सभी को पता है कि भारत को आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई और उसके पहले भारत पर जो शासन करने वाले शासक वर्ग जो थे वो अंग्रेज थे और अंग्रेजों की जो अपनी भाषा थी अंग्रेजी, वह उनके प्रशासन की भाषा थी, उनके राजकाज की भाषा थी और कार्यालयीन कामकाज की भाषा थी। तब 15 अगस्त 1947 तक आते आते भारत का जो राजकीय कामकाज चलता था या प्रशासनिक कामकाज चलता था, वो पूरा के पूरा अंग्रेजी के माध्यम से चलता था। और 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेज हमारे देश से चले गए और उनके द्वारा जो भी कुछ व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्था को बनाने का या उस व्यवस्था को चलाने का जिम्मा जो है तत्कालीन समय के भारतीय राजनेताओं पर वहां पे जिम्मा गिरा है। हुआ ये कि ये स्वाभाविक सी बात है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाते हैं और 16 अगस्त 1947 से भारत के तत्कालीन नेता प्रशासन का कामकाज देखने वाले होते हैं। तो ऐसा एक रात में हो ही नहीं सकता कि अंग्रेजी भाषा को हटाकर दूसरे दिन तुरंत हिंदी में कामकाज किया जाए, तो ये मुमकिन नहीं था। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर सोच भी सकते हैं। लेकिन और एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि जब अंग्रेज भारत देश को छोड़कर चले जाने वाले थे, लगभग ये बात जो है अंग्रेजों ने 2 साल पहले ही घोषित की थी कि हम भारत को आजादी देने वाले हैं, भारत को स्वतंत्र देने वाले हैं। तो लगभग 1946 में ये बात तत्कालीन नेताओं के सामने अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। अब तत्कालीन नेताओं ने अंग्रेजों द्वारा भारत को छोड़ने की जब बात सामने आई, तब उन नेताओं के सामने ये प्रश्न आ गया था कि अंग्रेज चले जाने के बाद अंग्रेजों के प्रशासन की भाषा, भारत की प्रशासन की भाषा अंग्रेजी कैसे हो सकती है। तो इसके बारे में चर्चा विमर्श होने लगे, सभाएं होने लगी। बहुत सारी चर्चाएं होने के पश्चात वहां पे ये बात सामने आ गई कि अंग्रेज चले जाने के बाद अपने बलबूते पर हमें देश का कामकाज या देश की जो व्यवस्था है
चलानी होगी और देश की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें देश की भाषा की ही जरूरत वहां पे पड़ेगी। तो इस दृष्टिकोण से सभी नेताओं में यहाँ पे विचार विमर्श हुआ और उन्होंने तत्कालीन समय में देश को आजादी मिलने के पश्चात भारत के राजकीय कामकाज के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त होगी या कौन सी भाषा का प्रयोग सही रहेगा, इसके ऊपर बहुत सारी समितियां जो है गठित की गई। और ये 1946 से ये चर्चा शुरू हुई थी और लगभग 3 साल जो है ये चर्चा होती रही और अंततः हिंदी को वहां पे वो स्थान दिया गया, क्योंकि हिंदी ने आजादी के लड़ाई में, स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। समाचार पत्रों के माध्यम से, क्रांतिकारियों के माध्यम से वहां पे जनता तक वो जागरण की भाषा के रूप में काम कर रही थी और इस तरह से तत्कालीन समय में हिंदी ही एकमात्र तत्कालीन नेताओं के सामने भाषा, राजभाषा के तौर पर उभर कर आ रही थी, जिसके माध्यम से वहां पे भारत का जो है प्रशासनिक कामकाज करना संभव हो सके। तो बाकी जो प्रांतीय भाषा थी, बाकी जो अन्य राज्यों की भाषा थी, वह संपूर्ण देश में न समझी जाने के कारण या उसका प्रयोग ज्यादा लोगों के द्वारा न होने के कारण वहां पे एक ही आशा के किरण के रूप में वहां पे हिंदी को देखा गया और हिंदी संपूर्ण देश में किस प्रकार समझी जाती है, बोली जाती है, तत्कालीन समय के नेता समझ चुके थे और उस प्रकार से सभी लोगों का वह विचार वहां पे सामने आ गया कि हिंदी को यह स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन बाद में हुआ ये कि हिंदी उन राज्यों की भाषा थी जिसमें ज्यादातर 10 राज्य जो है मातृभाषा उनकी रह चुकी थी। लेकिन हुआ ये कि जिन राज्यों की हिंदी भाषा नहीं थी या जिन राज्यों के लोग हिंदी को बोलते नहीं थे, समझते नहीं थे, उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है। तो ये जब विवाद का मुद्दा वहां पे बन पड़ा, तब वहां पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, विमर्श हुए और 1946 से जब ये बात चल रही थी और 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़कर आजादी देकर चले गए, लेकिन बाद में 1947 के बाद 48-49 तक ये राजभाषा या प्रशासन की भाषा का जो मसला है उसी रूप में चलता रहा और बड़ी गर्मजोशी के साथ हिंदी के बारे में वकालतें की जा रही थी और उसी जोशी के साथ उसके बारे में विरोध भी वहां पे दर्शाया जा रहा था। लेकिन धीरे 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 संविधान के या संसद के सभागार में 14 सितंबर 1949 को संसद सभा के जितने भी सम्मानीय सदस्य थे उनके सामने मुंशी आयंगर नामक फॉर्मूला जो है, जो मुंशी आयंगर समिति के माध्यम से वहां पे पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया और मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिल गई या उसको स्वीकार किया गया और हिंदी को राजभाषा का पद दिया गया। मैं फिर से एक बार वो तिथि और फॉर्मूला कौन सा, वो समिति कौन सी है उसको दोहराता हूं। 14 सितंबर 1949 को संसदीय सदस्यों के सामने मुंशी आयंगर समिति या मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत राजभाषा हिंदी को लेकर वहां पे सूचनाएं रखी गई और उसके आधार पर सभी ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा। तब से लेकर हम आज तक जो है या यहाँ से आगे भी जो है 14 सितंबर हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में वहां पे मनाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा। अब ये हो गया थोड़ा सा इतिहास, मतलब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ये बात तो सही है। और साथ ही साथ दूसरे स्तर पर वहां पे ये भी प्रक्रिया चल रही थी कि देश का एक संविधान बनाया जाए, देश की एक कानूनी व्यवस्था बनाई जाए। तब वहां पे 26 नवंबर 1950 को वहां पे हमारा संविधान जो है वहां पे लागू किया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही वहां पे संविधान बनकर तैयार हो गया और हमने उसको स्वीकार भी किया था। और
26 जनवरी 1950 में वहां पे वो संपूर्ण देश में लागू किया गया और वहां से हम जो है 26 जनवरी का दिन जो है प्रजासत्ताक दिन, प्रजातांत्रिक दिन के रूप में हम मनाते हैं। अब देखिएगा, अब राजभाषा के बारे में अगर विचार किया जाए तब हमें बोली, परिनिष्ठित भाषा और राजभाषा के बारे में जब हम तुलना के तौर पर विचार करते हैं तब वो बात हमारे सामने आ जाती है कि राजभाषा बनने के लिए या परिनिष्ठित भाषा के बारे में हमने इसके पहले जो भी बातें देखी है वो, और राजभाषा से संबंधित मैंने जो भी कुछ थोड़ा सा इतिहास आपके सामने रखा है उसके आधार पर हमें समझ में आया होगा कि राजभाषा किस प्रकार से बनती है और उसको स्थान कैसे मिलता है। एक तो बात स्पष्ट है कि राजभाषा बनने के लिए राजभाषा की जो कार्य पद्धति है वो प्रशासन की भाषा होती है, वो कार्यालयीन कामकाज की भाषा होती है, वो राजकाज की भाषा होती है, देश की कानूनी व्यवस्था चलाने की भाषा होती है। ये तो बातें स्पष्ट है, लेकिन परिनिष्ठित भाषा इससे थोड़ी सी कम जगहों पर या कम क्षेत्रों में काम कर रही होती है, लेकिन राजभाषा का दायरा जो है हमें विस्तृत होता दिखाई देता है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा हिस्सा बोली है, उससे बड़ा हिस्सा परिनिष्ठित भाषा है और उससे भी बड़ा हिस्सा राजभाषा है। तो इसके आधार पर हम राजभाषा की चर्चा कर रहे हैं और मैंने जो अभी राजभाषा के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखी है उसके आधार पर राजभाषा के कुछ विशेषताएं या गुण होते हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। तो पहला गुण जो है या पहली बात या पहला तथ्य जो है राजभाषा के बारे में हम कह सकते हैं कि राजभाषा संविधान के द्वारा स्वीकृत होती है। तब मैं आपको और एक बात बता देता हूं कि भारत का संविधान हमने 26 जनवरी 1950 से उसको स्वीकारा, हमने लागू किया और वहां से लेकर आज तक हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारी देश की व्यवस्था हम चला रहे हैं। तब वहां पे कानून में क्या व्यवस्था की गई है राजभाषा के संदर्भ में, उसका एक उदाहरण या उसके बारे में जो भी कुछ प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में उसको थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे संविधान में हिंदी के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिएगा, संविधान में अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार हमारा संविधान जो है उसके अध्याय 1 में भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 343 1 में ये उल्लेख है। अनुच्छेद कौन सा? 343 1 में ये उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हमारे संविधान में ये जैसा कि वैसा वाक्य मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं ताकि आपके हमारे संविधान में हिंदी की राज व्यवस्था से संबंधित क्या बातें लिखी गई है वो आपको समझ में आ जाए। तो क्या कहा गया है हमारे संविधान में? अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 343 1 में उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी। संघ माने हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का मिलकर जो संघ बनाया गया है उसको ही हमने देश कहा है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मतलब हिंदी कौन सी लिपि में वहां पे प्रयुक्त होगी? देवनागरी लिपि में। साथ ही साथ संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अब भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मतलब अंग्रेजी के जो आंकड़े हैं 1 2 3 जो जिस प्रकार से हम लिखते हैं, तो भारतीय अंक हिंदी की लिखावट अलग है और अंग्रेजी की लिखावट अलग है। तो वहां पे ये मान्यता मिल गई है या मान्यता दी गई है कि भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय जो रूप है वो वहां पे हिंदी के साथ साथ प्रयोग में लाया जाएगा। मतलब 1 2 3 हिंदी की जो कुछ लिखावट है या सॉरी अंग्रेजी की जो लिखावट है वहां पे मान्य की गई है। तो इस प्रकार से संविधान में हमारे संविधान में राजभाषा के बारे में वो प्रावधान किया गया है, वो व्यवस्था की गई है और उसके आधार पर हम पहली बात हम देख रहे हैं कि संविधान के द्वारा राजभाषा को स्वीकार किया जाता है या संविधान में उसको स्वीकृति दी हुई होती है। दूसरी बात, राजभाषा राजकीय भाषा, प्रशासन की भाषा और संपर्क भाषा के रूप में भी काम करती है। राजभाषा राजकीय भाषा तो है ही, राजकाज की भाषा है ही,
प्रशासन की भाषा है और साथ ही साथ देश के विभिन्न प्रांतों से संपर्क करने के रूप में भी वहां पे काम में लाई जाती है। तीसरी बात राजभाषा के संदर्भ में हम देख सकते हैं, प्रत्येक राज्य की अपनी प्रशासन की भाषा राजभाषा मानी जाती है। अर्थात महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के प्रशासन की भाषा जो है मराठी है और मराठी भी महाराष्ट्र की अपनी राजभाषा है। मतलब प्रत्येक राज्य के प्रशासन की अपनी अपनी भाषा है और उसको भी हम राजभाषा मान सकते हैं। और आज तक मतलब संविधान में लगभग 22 भारतीय राजभाषाओं के रूप में वहां पे उनको मान्यता मिल गई है और उन राज्यों की भाषाएं जो है उन संबंधित राज्य में राजभाषा के तौर पर वहां पे काम कर रही है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में मराठी के रूप में वहां पे प्रशासन में कामकाज चलता है, कर्नाटक में कन्नड़ के अंतर्गत कामकाज चलता है, पंजाब में पंजाबी के अंतर्गत कामकाज चलता है। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक राज्य की अपनी जो भाषा है वह प्रशासन में वहां पे इस्तेमाल होती है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, राजभाषा कह सकते हैं। अगली बात जो है 4 नंबर, राजभाषा परिनिष्ठित भाषा का ही विकसित रूप होती है। मतलब इसके पहले जो हमने भाषा का रूप देखा था परिनिष्ठित भाषा, तो परिनिष्ठित भाषा का विकसित रूप ही राजभाषा होती है और इसी वजह से परिनिष्ठित भाषा की सभी विशेषताएं राजभाषा में देखने को मिलती है। मतलब परिनिष्ठित भाषा में हमने जो भी उसके बारे में तथ्य देखे थे, गुण देखे थे, वो सभी बातें जो है राजभाषा को वहां पे लागू हो जाती है। 5वीं बात है, राजभाषा मुख्यतः पत्राचार एवं कार्यालयीन दस्तावेजों की भाषा होने के कारण इसका रूप स्पष्ट एवं निश्चित होता है। ये देखिएगा विशेषता कहाँ पे इस्तेमाल होती है, राजकीय जो राजकाज के कामकाज के जो पत्राचार होते हैं उस पत्राचार की भाषा और कार्यालयीन कामकाज की भाषा होने के कारण, कार्यालयीन दस्तावेजों की भाषा होने के कारण उस भाषा का रूप जो है स्पष्ट एवं निश्चित होता है। मतलब उसके अर्थ जो है निश्चित किए होते हैं। अगली बात है, परिनिष्ठित भाषा और राजभाषा के बीच अंतर केवल साहित्यिक और सृजनात्मक भाषा के कारण दिखाई देता है। अगर हमें परिनिष्ठित भाषा और राजभाषा में अंतर करना है तो अंतर ज्यादा नहीं है, केवल साहित्यिक भाषा और सृजनात्मक भाषा के वहां पे स्तर पर वहां पे उसको हम अलग कर सकते हैं। सृजनात्मक भाषा अर्थात कवि की, लेखक की जो भाषा है वो सृजनात्मक भाषा है, जिसमें साहित्य लिखा जाता है वो साहित्यिक भाषा है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजभाषा में सृजन या साहित्य की वो बातें नहीं लिखी जाती, बल्कि साहित्य और सृजन की भाषा परिनिष्ठित भाषा है। अर्थात राजभाषा के बारे में इतना कहेंगे कि उसके अर्थ निश्चित किए गए हैं, लेकिन साहित्यिक भाषा में उसके अर्थ निश्चित नहीं होते। एक शब्द के ज्यादातर 3 अर्थ वहां पे निकाले जाते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परिनिष्ठित भाषा और राजभाषा में अगर हमें अंतर करना है तो वह साहित्यिक और सृजनात्मक भाषा के रूप में वो अंतर दिखाई देता है। 7वीं बात है, राजभाषा न्यायालयों, कार्यालयों आदि में प्रयुक्त होने के कारण उसमें संपन्न होने वाला प्रमुखता कार्य प्रशासन संबंधी होता है। मतलब यह कार्यालय से संबंधित है, यह न्यायालय से संबंधित है और इन क्षेत्रों में प्रयोग में लाने के कारण उसका सभी कामकाज जो है मुख्यतः प्रशासन संबंधी वहां पे संपन्न होता है। तो इस तरह से बोली से बढ़कर जो परिनिष्ठित भाषा है, परिनिष्ठित भाषा से बढ़कर जो राजभाषा है, इसके हम अंतर को समझ रहे थे और भाषा के विभिन्न रूपों को हम इस प्रकार से उनकी अपनी विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको राजभाषा क्या है ये बात समझ में आई होगी। और परिनिष्ठित भाषा और राजभाषा में मात्र अंतर इतना है, परिनिष्ठित भाषा लेखकों की, कवियों की भाषा है, राजभाषा कार्यालय की, प्रशासन की भाषा है। साहित्यिक भाषा या परिनिष्ठित भाषा के अर्थ जो है एक शब्द के 2 से 3 हो सकते हैं, लेकिन राजभाषा के प्रत्येक शब्द का एक ही अर्थ वहां पे मान्य किया जाता है, स्वीकार किया गया है। तो इस आधार पर परिनिष्ठित भाषा और राजभाषा में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर आ जाता है सिर्फ साहित्यिक और सृजनात्मक भाषा के रूप में। तो इस तरह से बोली की तुलना में अगर राजभाषा की चर्चा करेंगे तो वहां पे आपको वो भेद मुख्यतः या स्पष्ट रूप से वहां पे स्पष्ट सामने आता दिखाई देगा कि राजभाषा प्रशासन की भाषा है, बोली सामान्य बोलचाल की भाषा है। उसी प्रकार परिनिष्ठित भाषा
बोली और राजभाषा तीनों को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे या उसकी चर्चा करेंगे तब आपको तीनों रूपों का अंतर जो है अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि राजभाषा से संबंधित आपको और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं आपके लिए कभी भी उपलब्ध हूं। तो कृपया इस मुद्दे को थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से सुन लीजिएगा कि हमें राजभाषा का अर्थ क्या है, राजभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा की अपनी खासियत क्या है, अपनी विशेषताएं क्या है। तो ये बातें मैंने आपके सामने रखी है। तो अगले लेक्चर में भाषा के अगले रूप को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।